हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर करंट अफेयर सेशन, है ना, द बियॉन्ड हेडलाइंस। तो जहाँ पे मैं हर दिन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स लाता हूँ, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है। तो आज भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है, ये टॉपिक खोजने में। तो प्लीज आप ये वीडियो एंड तक देखें और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो देखिए आज क्या टॉपिक है आपका। आज जो टॉपिक हम लेंगे वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO), पीएम किसान स्कीम, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एंड क्रिटिकल मिनरल, ठीक है। ये 5 टॉपिक आपके लिए आज मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत ब्रीफ डिस्कस करेंगे। और हर एक टॉपिक के बाद मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हूँ, आप पॉज करिए, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, ठीक है। आने वाले OPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में या फिर IAS एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो जैसा कि मैंने कहा, अभी हमारा एडमिशन चल रहा है, नया बैच हम 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक गाइडेंस मिलेगा, लाइब्रेरी फैसिलिटी रहेगा, CSET क्लासेस रहेगा, ऑप्शनल गाइडेंस मिलेगा, आपको A to Z फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और एक ऑफर हम आपके लिए लाए हैं, जैसे दुर्गा पूजा ऑफर, जहाँ पे फ्लैट 20% ऑफ आपको हम अपने कोर्स फी में दे रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप अगर इंटरेस्टेड है या आपको कोई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है सिविल सर्विस प्रिपरेशन में, तो ये कोड यूज करके यहाँ पे इस नंबर दिए हुए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 तारीख से हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो कमिंग टू टॉपिक, पहला जो टॉपिक है SCO, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, क्या है ना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये हमारे जो एशियन, मेनली जो इसमें कंट्रीज है वो आपका एशियन कंट्रीज आते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बना था ताकि जो US, जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे NATO, है ना, या उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, UN जैसे बोल सकते हो, वहाँ पे जो US का ज्यादा हेजीमोनी है, तो वेस्टर्न कंट्रीज का हेजीमोनी कम करने के लिए हम एक रीजनल ग्रुपिंग करते हैं। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग अभी जो न्यूज में चल रहा है वो है आपका शेड्यूल्ड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो क्यों न्यूज में, क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर रिसेंटली पाकिस्तान गए हुए हैं, ठीक है। ये पहली बार हुआ है कि फॉरेन मिनिस्टर पहली बार पाकिस्तान, कोई हमारे इंडियन डेलीगेट्स पाकिस्तान जाके अटेंड कर रही है मीटिंग। इससे पहले 2015 में सुषमा स्वराज ने जाके अटेंड किया, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। तो देखते हैं क्या हुआ है इस मीटिंग में। देखो वाई न्यूज, देखो जयशंकर टू विजिट पाकिस्तान फॉर SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ठीक है। ये मीटिंग में गए हैं जयशंकर जी, हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर देखो पहले कैसे क्वेश्चन आएगा, पहले इसका फाउंडिंग कब फाउंड हुआ था, कौन कौन मेंबर थे। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म हुआ था 2001 में, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुआ था 2001 में हुआ था। फाउंडिंग मेंबर्स इसका पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये थे फाउंडिंग मेंबर जो 2001 में ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी मार्क करिएगा, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। SCO का काफी बार हेडक्वार्टर पूछ लेता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बीजिंग में। इसके रिलेटेड एक रहता है आपका SCO रैट्स, ठीक है। ये टेररिज्म के ऊपर है। इसका हेडक्वार्टर, कंफ्यूज मत हो ना, इसका हेडक्वार्टर रहता है ताशकेंत में, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ताशकेंत में इसका हेडक्वार्टर है। तो अक्सर SCO रैट्स का हेडक्वार्टर आपसे पूछता है। फाउंडिंग मेंबर जैसे देख सकते हैं 2001 में इन्होंने मिलकर फाउंड किया था, बट अभी रिसेंटली बहुत सारे नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, देखो इसका पर्पस है टू प्रमोट इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, ठीक है। जो मेंबर है उसके आपस में ट्रेड, कॉमर्स, कल्चरल टाइप कैसे बिल्ड करें, कैसे स्ट्रॉन्ग रीजनल ग्रुपिंग हम बना सकते हैं, ठीक है। इसका पर्पस वही है, ठीक है। अब इसमें जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं वो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुल मिला के SCO में 10 मेंबर्स है, ठीक है। SCO में कुल मिला के अभी हमारे 10 मेंबर्स है, ठीक है। 10 मेंबर्स SCO में। रिसेंटली जो हमारा ऐड हुआ है वो आपका है बेलारूस, ठीक है। रिसेंटली जो है ये बेलारूस जो है वो 10th मेंबर ऐड हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले हमारा ईरान ऐड हो रखा है, ठीक है। ईरान कहाँ गया, ईरान, ये देखो जस्ट बेलारूस से पहले ईरान ऐड रखा है। तो अभी कुल मिला के SCO में 10 मेंबर्स है, ठीक है। रिसेंट वाला एडेड हमेशा पूछता है, ठीक है। और इसमें और एक जिक्र हुआ है इस मीटिंग में कि सार्क जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इसको फिर से रेजुविनेट किया जाए, फिर से इसको
लाइफ दिया जाए, जो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर थे, इंडिया पाकिस्तान नेपाल म्यांमार। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन डोरमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, बंद हो रखा है। तो ये जो 2005 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बट इसका भी कोई फंक्शनल नहीं है, फंक्शन कर ही नहीं रहा है। तो ये मीटिंग में डिस्कस हुआ कि इसको फिर से रिवाइटलाइज किया जाए, ठीक है, रिजुविनेट किया जाए, ताकि जो ये इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, फिर जाके कोऑर्डिनेशन और हद तक बढ़ पाए। हालांकि ये इसलिए नॉन फंक्शनल है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान इसमें मेंबर्स है, जो कि बहुत सारी चीजों में कॉम्पिटिंग का बना रहता है, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे ये लोग नहीं आ पाते। तो एससीओ, सार्क, ये सब आपका इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आगे और भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, तो ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे भी आप देखोगे, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने दिया है, आप इसको पॉज करें, इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर करें, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पीएम किसान स्कीम। तो पीएम किसान स्कीम ऑलमोस्ट हर दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन पेपर में आपको देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड है, फार्मर्स वेलफेयर के लिए है, फार्मर का जो इनकम है डबल करने के ऑब्जेक्टिव से ये स्कीम लाया गया था। तो इस स्कीम में बच्चों होता क्या है, ये जो सरकार है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, 6,000 रुपया देती है हर एक वो किसान को, ठीक है, बट ये इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। जो 6,000 रुपया है वो आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में, 6,000 रुपये का यहाँ पे मिलता है इन 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो रिसेंटली अभी महाराष्ट्र में इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ, इसलिए टॉपिक चर्चा में। इसके रिलेटेड हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखो इसके रिलेटेड आपको ये पढ़ना है, इसके फीचर्स, ठीक है, इसके जो कुछ फीचर्स है 3 पॉइंट, इसके जो फीचर्स आपका ये होता है, एक एक करके देखो, मैं फीचर्स आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखो फीचर क्या, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंस बताया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस क्या है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होता है बच्चों जिसमें 100% फंडिंग और उसका ऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, 100% फंडिंग एंड उसका ऑपरेशन। वेयर एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे आयुष्मान भारत, इसमें जो मेजोरिटी जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और ऑपरेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट रखता है। तो पीएम किसान फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, जहाँ पे 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। जैसे मैं कहा, अंडर दिस स्कीम इनकम सपोर्ट कितना का मिल रहा है, 6,000 पर ईयर मिल रहा है, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो फंड है वो डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ठीक है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। इसके रिलेटेड और एक कंसेप्ट में नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाऊंगा इसके लिए अच्छे से, जैम ट्रिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैम ट्रिनिटी, ठीक है, जनधन, आधार एंड मोबाइल। जब से ये आया है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाव हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है, डिजिटल इंडिया में इसका योगदान काफी रहा है, ये ट्रिनिटी का, जैम ट्रिनिटी का। तो पीएम किसान स्कीम हमेशा याद रखोगे, कौन सा स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, कितना इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, कौन कौन एलिजिबल है, मैंने क्वेश्चन बना रखा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो रिसेंटली ये भी न्यूज में आपको पता होगा, जो सेबी का जो चेयरमैन है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, कि उसको बोला जा रहा है कि जो चेयरमैन है वो अदानी ग्रुप से मिला हुआ है, ठीक है। तो जो ये पार्लियामेंट में एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, बहुत सारे कमेटी होता है, एथिक्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है, आपका जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि जो ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, ठीक है, या फिर कुछ भी एक जो फंड रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड गवर्नमेंट का कुछ भी अगर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है तो ये असिस्ट करता है, ठीक है, पीएसी। तो इसके कुछ कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूज में मैंने बता दिया क्यों ये न्यूज में, पार्लियामेंट्री पैनल कॉल्स सेबी चीफ ऑन October 24, सेबी का जो चीफ है उसको बुलाया गया है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये जो कमेटी है उसका बहुत पावर है ना, जस्ट लाइक ए सिविल कोर्ट, किसी को भी सम्मन कर सकता है, किसी से भी एविडेंस मांग सकता है। तो सेबी चीफ को इन्होंने सम्मन किया है पार्लियामेंट्री कमेटी में, ठीक है। जैसा मैंने कहा, इसका फंक्शन हम देखते हैं, इसका फंक्शन देखो, एस्टेब्लिशमेंट, हाँ, इसका पहले एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, याद रखना, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये जो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉनफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। तो बच्चों जब भी कुछ पढ़ते हो ना तो उसका कनेक्ट करना सीखो, हिस्ट्री से आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई टॉपिक को ज्योग्राफी से आप कनेक्ट करते हो। करंट अफेयर का यही सबसे इंटरेस्टिंग फंडामेंटल्स होता है कि रहता तो करंट अफेयर है, बट इसको कैसे आप दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करते हैं। तो देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये लिंक कर दिया आपका पॉलिटी या हिस्ट्री से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में या फिर मॉनफोर्ड रिफॉर्म में इसका पहले बार एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, जिक्र हुआ था।
इसका जो चेयरमैन है, द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बहुत बार पूछ रखा है ये कमिटी में कितने मेंबर रहते हैं, देखो 22 मेंबर रहते हैं। ये कमिटी में टोटल 22 मेंबर रहते हैं, ठीक है। 22 मेंबर से 15 मेंबर जो रहते हैं, 15 मेंबर जो रहते हैं वो लोकसभा से रहते हैं, और बाकी 7 मेंबर जो रहते हैं वो रहते हैं राज्यसभा से, ठीक है। कुल मिला के 22 मेंबर है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या होता है जो बच्चों, चेयरमैन और ये सब मेंबर्स के जो नॉमिनेट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, दैट इज फॉर 1 ईयर ओनली, 1 ईयर का इनका ड्यूरेशन रहता है। तो जैसा हमने कहा, इंटरेस्टिंग क्या है इसमें कि इसका जो चेयरमैन है वो हमेशा ऑपोजिशन पार्टी से होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, बट ये कन्वेंशन है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है ना, हमेशा नॉमिनेशन पार्टी जो ऑपोजिशन पार्टी से ही बनता है, ठीक है। अब जैसे के वेणुगोपाल है, तो ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है वही इस कमेटी का चेयरमैन बनता है, इसलिए ये कमेटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताकि जो अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो, है ना, अनबायस्ड कुछ भी एविडेंस उन लोग जानबूझ कर पाए एंड अनबायस्ड डिसीजन दे पाए, ठीक है। हालांकि इसका डिसीजन मैंडेटरी नहीं है, जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी है, बट इसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये असिस्ट करता है हमारा सीएजी को। ये असिस्ट नहीं, सॉरी, ये सीएजी जो है, कंट्रोलर एडिटर जनरल जो सीएजी है, ठीक है, जो ऑडिट करना होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो सीएजी बॉडी है, ये जो है ये फ्रेंड होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो पब्लिक अकाउंट जैसे कि इसमें तो नॉर्मल मेंबर्स आते हैं, जो सीएजी क्या करता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी मेंबर्स को, ताकि वो लोग बढ़िया से ऑडिट कर पाए, है ना, और जो भी लूपहोल है उसको बाहर ला पाए पब्लिक के सामने। तो जो ये सीएजी, इसको हम बोलते हैं इट इज अ फ्रेंड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीएजी का इसमें। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये फ्रेंड होता है किसका, पीएससी कमेटी का होता है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। फिर आता है अभी देखो पीएम एनआरएफ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो आपको याद होगा कोविड में एक टाइप ऑफ फंड बना था, ठीक है, कोविड में एक पीएम केयर्स करके बना था, पीएम केयर्स, ठीक है। अभी तो ये नहीं बन रहा है पीएम केयर्स। तो ये फंड जो क्या होता है ना, जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू के समय में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है, जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज आता है या डिजास्टर होता है, तो ये फंड से पैसा उनको पहुंचाया जाता है, एक्स ग्रेटिया तौर पे लोगों को दिया जाता है, ताकि उनका हेल्प हो पाए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट, देखो ये जो फंड है, ये बजट से जो इसके अंदर जो पैसा है, सपोज मान लो पीएम एनआरएफ में 1000 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो ये 1000 करोड़ रुपया आता कहाँ से, ये 1000 करोड़ रुपया कोई बजट से सैंक्शन नहीं होगा, ये 1000 करोड़ रुपया हम अपने वॉलंटरी डोनेशन पे रहता है। हम जैसे आम लोग या बिजनेसेस इसमें वॉलंटरी डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्ड है बजटरी सपोर्ट, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता, हम डोनेट करते हैं। और जो भी इसका और एक फीचर है, लोग क्यों डोनेट करते हैं, यहाँ टैक्स सेविंग होता है। आप सेक्शन 80G में, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट, ये जो टैक्सेबल नहीं रहेगा आप, ठीक है, जो 80G में आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा अगर इसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, मैंने कहा नेचुरल कैलेमिटीज में हो जाता है। क्यों न्यूज में, देखो वायनाड में, केरला में लैंडस्लाइड का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, लैंडस्लाइड हमेशा आए दिन होते रहता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो वहां पे क्या हो रहा था, सेंटर क्या क्या रिलीज नहीं कर रहा, वहाँ केरला का है कि सेंटर जो पीएमएफ है, एनडीआरएफ जो पीएम एनआरएफ में जो फंड है उसको रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है। हालांकि इसको रिलीज करना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट जो आपको जैसा मैं बोला था, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि पीएमएफ जो है इट इज एस्टैब्लिश एंटायरली विद द पब्लिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बजटरी सपोर्ट डजंट गेट एनी, बजटरी सपोर्ट से नहीं मिलता है, एंटायरली पब्लिक कंट्रीब्यूशन के फंड से होता है। आप 80G में टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी, फ्लड हुआ, साइक्लोन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, ये सब में ये पैसा का यूज होता है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो पीएम केस था कोविड टाइम में स्पेशली बनाया गया था, बट अभी वो बंद हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको लेके आऊंगा एनडीआरएफ का क्वेश्चन, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट आज जो पीएम जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को जो डिस्कस करना है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये जवाहरलाल नेहरू अपने टाइम में स्टार्ट किए, ठीक है। जब जब वो पोस्ट पार्टीशन हुआ था, बहुत भगदड़ मच गया था, तो उस समय ये रिलीफ फंड का इस्तेमाल किया गया था। ये क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कमेंट बॉक्स में पढ़ के सॉल्व करिए। नाउ आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आता है क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल्स बच्चों क्या होता है, ये रेयर अर्थ मिनरल्स है। ये मतलब जैसे आपका टाइटेनियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ठीक है, प्लूटोनियम, ये सब क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स है। इसका यूजेस आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका जो मेन 3 यूजेस आता है वो आपका ईवी सेक्टर में आता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में आता है, ठीक है। चिप सेक्टर या सेमीकंडक्टर सेक्टर में इसका बहुत रेलिवेंस है।
फिर आता है आपका सोलर एनर्जी में, सोलर सेक्टर में, ठीक है। तो बिना क्रिटिकल मिनरल के ये सब सेक्टर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब सेक्टर में हम डेवलप नहीं कर पाएंगे तो इंडिया आगे कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल क्या इंडिया में पाया ही नहीं जाता, बहुत कम है इसका डिपॉजिट। ये क्रिटिकल मिनरल हम चाइना से बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, हेवी अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं। तो ये आज अभी जो फ्यूचर है इंडिया का, ठीक है, वो इस क्रिटिकल मिनरल पे डिपेंड कर रखा है, ठीक है। क्योंकि ये सब सेक्टर अभी इमर्जिंग सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है, ईवी, सेमीकंडक्टर से देखो फोन बनता है, कार का चिप बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट हमारे पास नहीं है। सोलर पैनल, जैसे हमारे पास जो टारगेट हमने ले रखा है पंचअमृत स्कीम में, जो मैंने डिस्कस कर रखा है अपना प्रीवियस वीडियो में, पंचअमृत स्कीम में हमें कितना 50% जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है, वो करना है। तो सोलर तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है हमारा। तो कब आएगा जब सोलर पैनल में हम स्ट्रांग हो पाएंगे, बट हमारा मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है इंडिया में ज्यादा सोलर पैनल का। ईवी का जो स्कूटी है हमारा, जो ईवी बाइक है, उसका भी रेट ज्यादा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल, इस पे देखो बच्चों क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन तो पहले ये आएगा कि इंडिया एंड यूएस रिसेंटली यहाँ पे साइन, एक दूसरे से पैक्ट साइन किया ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया यूएस से सोर्स करेगा क्रिटिकल मिनरल जो चाइना से भी कर रहा है, ठीक है। ये सब आप याद रखोगे, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स है, कोबाल्ट, कॉपर, जर्मेनियम, टाइटेनियम, टिन, ठीक है। तो ये सब आपका क्रिटिकल मिनरल्स है। तो एक बार यूपीएससी पूछा था, जैसे मेजर मिनरल एक होता है, ठीक है, और एक होता है आपका माइनर मिनरल। तो यूपीएससी पूछा था अपने कभी 2022 का क्वेश्चन में या 21 का क्वेश्चन में कि एक दे दिया था लिस्ट ऑफ मिनरल, कौन सा है इसमें मेजर मिनरल। इस टाइप भी आपको लिस्ट ऑफ मिनरल दे देगा, पूछ लेगा क्रिटिकल मिनरल्स कौन सा है। तो प्रीलिम्स में इस टाइप आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये सब 30 क्रिटिकल मिनरल्स आप याद रखोगे, जो कि इंडिया यूएस से सोर्स करने वाला, चाइना से अपना डिपेंडेंस इस मिनरल में हटाने वाला, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कल मैं आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है, और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।